जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 12 पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मांग एवं पूर्ति बल के सरल प्रयोग। मांग एवं पूर्ति बलों का सरल प्रयोग मतलब मांग और पूर्ति का प्रयोग हमारे जीवन में कहां कहां पर होता है। तो आज हम लोग मांग और पूर्ति बलों का तो अनेक क्षेत्रों में प्रयोग होता है, लेकिन आज जो हम परिचर्चा करेंगे, पहला वस्तु के कीमत के निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग, साधन के कीमत के निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग, लगान के निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग, मजदूरी के निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग, लाभ के निर्धारण में ब्याज मांग और पूर्ति वक्र का प्रयोग और ब्याज के निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग। तो सबसे पहले बात है कि कीमत का निर्धारण कहां होता है। कीमत है क्या? तो किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, किसी वस्तु का कीमत उस वस्तु का मूल्य कहलाता है, और किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के द्वारा तय होती है। इस बात को आप लोग जानते हैं। किसी वस्तु की कीमत तय होती है उसकी उपयोगिता के द्वारा। जैसे एक ये पेन है, इसकी कीमत है 5 रुपया, और ये मार्कर है जिसकी कीमत है 25 रुपया। तो इसको हम 25 रुपया इसलिए देते हैं इसका, ताकि 25 रुपया के बराबर हमें इसे उपयोगिता मिलती है, और इसका कीमत हमने 5 रुपया इसलिए दिया क्योंकि इस पेन से हमें 5 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है। मतलब वस्तु की कीमत उसमें निहित उपयोगिता के द्वारा तय होती है, और वस्तु की मांग हम इसलिए करते हैं ताकि वह हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। वस्तु की मांग हम क्यों करते हैं? तो वस्तु की मांग हम इसलिए करते हैं ताकि वह वस्तु हमारी आवश्यकता को, हमारी इच्छा को तृप्त कर सके। और सभी जानते हैं कि जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, वह बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर वस्तु के कीमत का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो प्रश्न है, संतुलित कीमत क्या है? पहले भी चर्चा कर दिया हूं कि संतुलित कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, या साम्य कीमत। संतुलन कीमत वह कीमत पर है, संतुलित कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर एक विक्रेता अपने वस्तु को बेचने के तैयार होता है और एक क्रेता उस वस्तु को खरीदने को तैयार होता है। संतुलित कीमत क्या है? तो 2 परिभाषा दिया हूं कि जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति क्या हो जाए? बराबर हो जाए, संतुलित कीमत कहलाता है। इसके विपरीत जिस कीमत पर विक्रेता अपने वस्तु को बेचने को तैयार हो जाए और क्रेता अपने वस्तु को खरीदने को तैयार हो जाए, उस कीमत को हम संतुलित कीमत के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, क्रेता वस्तु की मांग क्यों करता है? तो पहले ही बता दिया हूं, क्रेता मतलब खरीदने वाला। क्रेता वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है, और विक्रेता वस्तु को इसलिए बेचता है ताकि वह लाभ कमाना चाहता है। मतलब क्रेता खरीदने वाला वस्तु को अपने उपयोगिता के लिए खरीदता है, और विक्रेता वस्तु को इसलिए बेचता है ताकि उसे क्या मिल सके? लाभ मिल सके। तो अभी हम जानेंगे कि वस्तु के कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति का क्या योगदान है। तो आप सभी जानते हैं कि वस्तु की मांग क्रेता के द्वारा की जाती है। वस्तु की मांग क्रेता के द्वारा की जाती है, और क्रेता माने ग्राहक वस्तु की मांग इसलिए करता है ताकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है। और वस्तु की मांग में आप ध्यान देंगे कि मांग का नियम कहता है कि ऊंची कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर ऊंची मांग। अगर हम ले कीमत निर्धारण में मांग पूर्ति का, तो मांग का नियम कहता है, ये जो मेरा रेखा है डिमांड रेखा है,
कि मूल्य है तो ऊपर कीमत है तो डिमांड कम होगा, अगर कीमत क्या है ऊपर है तो डिमांड कम होगा, कीमत नीचे आ रहा है तो मेरा देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, कीमत और घटा तो मात्रा और बढ़ गई, कीमत और घटा इसकी मात्रा और बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे कीमत नीचे से, जैसे मान लो यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो 20 पर यहाँ 5, 10, 15, 20। मान लो कि वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो मांग है 5, 15 रुपया कीमत हो गया, मांग हो गया 10, 10 रुपया कीमत हो गया, मांग हो गया 15, 5 रुपया कीमत है तो मांग होगा 20। लेकिन जब वस्तु की कीमत 5 थी तो मात्रा का डिमांड किया 20, बढ़कर 10 हो गई तो 15 हो गई, 15 हो गई तो यहाँ 10, 20 हो गई तो 5। मतलब मांग का नियम कहता है कीमत ऊंची होगी तो मांग कम होगा और कीमत कम होगी तो मांग क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब मांग वक्र की जो रेखा है, दीदी रेखा ऊपर से कहाँ गिर रही है, नीचे गिर रही है। अब है दूसरा, मांग पूर्ति वक्र की बात करते हैं। तो पूर्ति का नियम कहता है, पूर्ति का नियम क्या कहता है, तो पूर्ति का नियम कहता है कि कम कीमत पर कम पूर्ति और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति। कीमत कम होगा तो पूर्ति कम होगी, कीमत ज्यादा होगा तो पूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। यही कारण है कि पूर्ति का जो वक्र होता है वह नीचे से ऊपर जाता है। जैसे यहां अगर हम रखिए 5, यहां रख दे 10, यहां कर दे 15 और यहां कर दे 20, तो हम क्या देंगे, या देखते हैं कि वस्तु की कीमत 5 है तो पूर्ति भी 5 है, 10 हो गई तो पूर्ति बढ़ गई, कीमत बढ़ा तो पूर्ति बढ़ी और कीमत बढ़ा तो और पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब मांग की रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और पूर्ति की रेखा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। मांग का नियम कहता है कि कम कीमत पर कम मांग, अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर ज्यादा मांग। पूर्ति का नियम कहता है कम कीमत पर, पूर्ति का नियम कहता है कीमत यदि कम है तो पूर्ति कम है, कीमत बढ़कर 5 से 10 हो गई तो पूर्ति भी बढ़कर 10 हो गई, कीमत 15 हो गया तो पूर्ति 15 हो गई, कीमत 20 हो गई तो पूर्ति क्या हो गई, 20 हो गई। तो मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु के कीमत का निर्धारण कहां होगा, तो मांग के नियम कहता है कि अधिक कीमत पर, ये दीदी जो रेखा हो गई और इस सप्लाई की रेखा है, मांग वक्र ऊपर से नीचे, मतलब कीमत कम तो मांग ज्यादा, कीमत ज्यादा तो मांग कम। और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत कम तो पूर्ति कम, कीमत ज्यादा तो पूर्ति ज्यादा। तो मांग की रेखा ऊपर से नीचे गिरती है और पूर्ति की रेखा नीचे से ऊपर जाती है। इस दोनों चित्र को मिला देंगे तो जहां पर किसी वस्तु का मांग और पूर्ति की रेखा आपस में कटान करती है, तो जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति की रेखा आपस में कटान करे वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मतलब जहां पर लोगों का डिमांड और बाजार की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए वहीं पर वस्तु की कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। दूसरा है साधन के कीमत का निर्धारण। तो प्रश्न है साधन क्या है, साधन के कीमत के निर्धारण से क्या समझते हैं। तो साधन का मतलब होता है किसी वस्तु को निर्माण करने में हम जिन जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस और संगठन है, हम मिल लेते हैं श्रमिक पर ले लेते हैं। तो हम कैसे तय करेंगे कि श्रमिक को हमें कितना वेतन देना चाहिए। मांग और पूर्ति वक्र की सहायता से आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि हम मजदूर को कितना कीमत दें। तो साधारण बोलचाल की भाषा में साधारणतः हम अपने समाज में क्या देखते हैं कि जब बाजार में या गांव में या हमारे समाज में श्रमिक की मांग ज़्यादा होती है तो श्रमिक की पूर्ति, श्रमिक की कीमत घट जाती है। पहले आज से 20 वर्ष पहले की बात करें
तो आवागमन के साधनों का अभाव था। आवागमन के साधनों का अभाव था, इसका परिणाम ये था कि लोग बाहर नहीं जा पाते थे, अपने गांव में ही रोजगार के लिए, अपने जीविका के लिए निर्भर थे। इसका मतलब श्रमिकों की पूर्ति क्या थी? ज़्यादा थी। तो श्रमिक की पूर्ति ज़्यादा थी तो श्रमिक का कीमत क्या था? कम था। लेकिन परिवहन संचार के साधनों के विकास हो जाने के कारण आज अधिकांश श्रमिक, आपके गांव के, हमारे गांव के अधिकांश श्रमिक अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव को छोड़कर शहर में जा बसा है। लेकिन लेबर की ज़रूरत तो गांव में भी है। गेहूं की कटाई के समय, धान के रोपाई या कटाई के समय, चूंकि श्रमिक कम है, सीमित है, लेकिन धान रोपते समय और उसको काटते समय एक बार सबको लेबर की जरूरत होती है, तो मांग क्या है? ज़्यादा है। तो श्रमिक की कीमत का निर्धारण कैसे होगा? तो आप इसी दोनों चित्र की सहायता से कर सकते हैं कि जहां पर मूल्य और मात्रा को हम ले ले, श्रमिक का कीमत ले ले और मात्रा का ले ले हम श्रमिक की पूर्ति, तो श्रमिक की पूर्ति भी कहता है, उल्टा ले लेंगे कि श्रमिक का मांग कहता है कि ऊंची कीमत पर लोग सभी चाहता है कि हम कम श्रमिक की मांग करें। मजदूरी का दर ज्यादा होगा तो श्रमिक का मांग कम करेंगे, मजदूरी का दर कम होगा तो श्रमिक का मांग क्या करेंगे? ज्यादा करें। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन श्रमिक की पूर्ति के नियम को देकर चले तो श्रमिक की सोच होती है कि कीमत कम होगा, मजदूरी कम मिलेगा तो काम करना नहीं चाहेगा। कम कीमत पर श्रम की पूर्ति कम होती है और ज़्यादा की मजदूरी जब मिलता है तो अधिक से अधिक लोग काम करने को क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो अधिक कीमत पर अधिक श्रम की पूर्ति और कम कीमत पर श्रमिकों की पूर्ति क्या होती है? कम होती है। तो जहां पर श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर होगी वहां पर कीमत का श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा। अब है लगान के निर्धारण में, ये तो क्या साधन का कीमत, लगान के निर्धारण में भी यही बात होती है। लगान क्या है? तो कहता है कि किसी कारोबार में जब हम पूंजी को लगाते हैं, किसी कारोबार में जब हम पूंजी को लगाते हैं तो पूंजी को लगाने के बाद जो हमें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है वही मेरा लगान कहलाता है। तो लगान के निर्धारण में मांग और पूर्ति वक्र, तो लगान की बात करते हैं तो कोई भी उद्यमी चाहता है कि हम लागत कम करें लेकिन लगान हमें ज़्यादा मिले। लागत कम हो लेकिन लगान क्या हो? ज़्यादा हो। लेकिन हर बिजनेसमैन चाहता है, कच्चे माल के उत्पादक चाहते हैं कि हमारे कच्चे माल का कीमत ज़्यादा मिले। मजदूर चाहता है कि हमें मजदूरी क्या मिले? ज़्यादा मिले। तो लगान के निर्धारण में भी देखा गया है कि जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो, जहां एक दूसरे को काट दे वहीं पर लगान का क्या होगा? निर्धारण हो जाएगा। मजदूरी की निर्धारण करते हैं तो मजदूरी के निर्धारण की बात करते हैं तो मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा होता है। मतलब जहां पर श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति आपस में काटे, क्योंकि पहले कह दिया हूं कि श्रमिक का एक नियम है कि ज़्यादा मजदूरी मिलेगा तो श्रमिक की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, मजदूरी का दर कम होगा तो श्रमिक की पूर्ति भी क्या होगी? कम होगी। तो जहां पर श्रमिक की पूर्ति और श्रमिक की मांग आपस में एक दूसरे को क्या करता हो? काटता हो, तो वहीं पर मजदूरी के दर का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। अब है लाभ के निर्धारण में। लाभ के निर्धारण में मांग और पूर्ति वक्र का क्या प्रभाव है? तो सबसे पहले जानिए कि लाभ क्या है। लाभ कहते किसे हैं? तो कहता है कि लाभ एक प्रकार की कीमत है। लाभ क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि लाभ एक प्रकार का कीमत है और किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। मतलब लागत और लगान के अंतर को लाभ कहते हैं। लागत और लगान के अंतर को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो लाभ का निर्धारण कहाँ होगा? तो लाभ का निर्धारण वही होगा जहां साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति। साहसी का मतलब होता है जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
तो जहां पर साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी बिंदु पर लाभ का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो लाभ के निर्धारण में मांग और पूर्ति के लिए चित्र बनाने के लिए कहें, ताकि दोनों चित्र को न बना करके केवल अंतिम चित्र का निर्धारण करेंगे कि लाभ का निर्धारण कहाँ होगा। तो लाभ का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, जहां मांग की रेखा, साहसियों की मांग की रेखा और साहसी के पूर्ति की रेखा जहां पर बराबर हो जाए, वहीं पर लाभ का निर्धारण होगा। बात उठता है अंत में ब्याज का, कि भाई ब्याज का निर्धारण कहाँ होगा। तो ब्याज है क्या, तो ब्याज मुद्रा का पुरस्कार है। ब्याज क्या है, तो मुद्रा का पुरस्कार है। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने या प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि लाभ का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बाजार में जितना मुद्रा की मांग होती है और मुद्रा की पूर्ति होती है। मतलब जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी बराबर बिंदु पर, उसी कटान बिंदु पर ब्याज का निर्धारण हो जाएगा। सामान्यतः क्या देखा गया है कि जब ब्याज का दर बिजनेसमैन चाहता है, महाजन चाहते हैं कि ऊंची से ऊंची ब्याज की दर पर हम लोगों को कर्ज दे, लेकिन ब्याज लेने वाले, ऋण लेने वाले चाहते हैं कि हमें कम से कम दर पर ब्याज मिल जाए। लेकिन एक बात देख लेंगे कि ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रा की मांग ज्यादा है और मुद्रा की पूर्ति क्या है, कम है, तो ब्याज के दर का निर्धारण ऊंचा होगा। लेकिन मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है लेकिन मुद्रा का मांग क्या है, कम है, तो ब्याज का दर का निर्धारण निचले बिंदु पर होगा, जो सही नहीं। क्योंकि सभी चाहते हैं, ब्याज लगाने वाले चाहते हैं कि हमें ऊंची दर पर ब्याज दूं, लेने वाले चाहते हैं कि हम कम ब्याज की दर पर हम पूंजी को लगाएं। तो जहां पर मुद्रा की पूर्ति, ये पूर्ति की रेखा हो गई। पूर्ति की रेखा क्या कहती है कि ब्याज का दर ज्यादा होगा तो महाजन ज्यादा कर्जा लगाएंगे, ब्याज का दर कम होगा तो ब्याज लगाना कम कर देंगे। लेकिन ब्याज लेने वाले क्या चाहते हैं कि ब्याज का दर अगर कम हो तो मुद्रा का मांग ज्यादा करेंगे, लेकिन ब्याज का दर ज्यादा हो तो मुद्रा का मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो लोग कहता है कि जहां पर ब्याज का डिमांड, मुद्रा का डिमांड और मुद्रा की सप्लाई, जहां पर मुद्रा का डिमांड और मुद्रा का क्या होगा, सप्लाई, सप्लाई का मतलब हो गया पूर्ति, आपस में बराबर हो। जहां पर मुद्रा की मांग रेखा और मुद्रा की पूर्ति रेखा आपस में क्या करे, कटान करें, वहीं पर ब्याज के दर का निर्धारण हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत के मांग एवं पूर्ति पक्ष का सरल प्रयोग तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह वस्तु के कीमत का निर्धारण का क्षेत्र हो, चाहे साधन की कीमत का निर्धारण क्षेत्र हो, चाहे लगान के निर्धारण हो, चाहे मजदूरी का निर्धारण हो, चाहे लाभ का निर्धारण हो, चाहे ब्याज का निर्धारण हो, सभी परिस्थितियों में जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होगा वहां पर वस्तु की कीमत संतुलित होगी। जहां साधन की मांग और साधन की पूर्ति आपस में बराबर हो तो उसी बिंदु पर साधन की कीमत का निर्धारण होगा। जहां पर सरकार जो लगान लगाती है, टैक्स लगाती है, सरकार की मांग और देने वाले आपस में बिंदु जो बराबर, वहां पर लगान का निर्धारण होता है। मजदूरी की बात करते हैं तो जहां पर मजदूरी की मांग और मजदूर की पूर्ति, जहां पर मजदूरों की मांग और मजदूरी की पूर्ति आपस में बराबर होती है तो वही मांग और पूर्ति के द्वारा मजदूरी के दर का निर्धारण हो जाता है। लाभ की बात करते हैं तो जहां पर लागत और आगत का अंतर लाभ कहलाता है, तो जहां लागत और आगत एक दूसरे को काटे, वही मतलब मांग और पूर्ति लागत और आगत बराबर हो जाए, वहीं पर लाभ का निर्धारण होगा। और ब्याज की बात करते हैं तो बाजार में जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जहां पर या जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर ब्याज के दर का क्या होता है, निर्धारण होता है।
तो ये था अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 14। कल हम लोग अर्थशास्त्र 15 नंबर चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।